हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें हमने पर्टिकुलरली फर्स्ट रो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि कैसे कैसे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने के लिए हमें कह सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक ऐसा क्वेश्चन भी मुझे मिला कि 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़ में ऐसा कौन सा मेंबर है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। हम लोगों ने 3D सीरीज़ के बारे में तो पढ़ ही लिया था। 3D में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? मैग्नीज, +2 से कहाँ तक? +7 तक दिखाता है। अगर हम लोग 4D की बात करते हैं गाइस, तो 4D सीरीज़ में होता है रुदेनियम। कौन होता है? रुदेनियम, जिसका सिंबल होता है Ru। ये +2 से +8 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में एबल होता है। एंड 5D सीरीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5D सीरीज़ में एलिमेंट है ऑस्मियम। ये ऑस्मियम ऐसा एलिमेंट है जो कि आप लोगों को मैक्सिमम +8 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। मतलब ये देखिए 4D एंड 5D, इन दोनों में एक एक एलिमेंट ऐसा है जो +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। ये एडिशनल पॉइंट जो मैंने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिर उसके ट्रेंड्स बहुत सारे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके बहुत सारे ट्रेंड्स। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक चीज़ का तरफ ध्यान रखिए कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये सारे के सारे मेटल्स हैं एंड देयरफॉर दीज आर डक्टाइल। मतलब क्या? डक्टाइल मतलब हम लोग उनके वायर ड्रॉन कर सकते हैं। मैलिएबल मतलब इनके शीट्स हम लोग बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हार्डर विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। एक्सेप्ट, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है दुनिया में, है ना। एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ये देखिए, ये अपने अपने सीरीज़ के आखिरी एलिमेंट्स हैं। ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं गाइस, ये थोड़े से सॉफ्टर होते हैं, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें एबनॉर्मल ट्रेंड मिलता है। बेसिकली हमें वो इंक्रीज होते हुए दिखता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। सीरीज़ के मिडल में आते आते काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड देन सडनली कम होता है, फिर से बढ़ता है, फिर से धीरे धीरे कम होते रहता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि n-1d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर एक फिनोमिना जनरेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट फिनोमिना। और ये शील्डिंग इफेक्ट फिर बहुत सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा शील्डिंग इफेक्ट में हम लोग समझेंगे। लेकिन देखिए मेरे पास ये ग्राफ है, इसमें एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट रो एलिमेंट एंड सेकेंड रो एलिमेंट। देखिए फर्स्ट रो एलिमेंट स्कैंडियम काफ़ी कम होगा, यहाँ पे टिटेनियम है, टिटेनियम से वैनाडियम, क्रोमियम तक बढ़ गया, फिर मैग्नीज में सडन ड्रॉप हो गया, मैग्नीज में सडन ड्रॉप हो गया। ये माना जाता है कि इसका रीज़न हमें इस बुक के लिमिट के बाहर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग मिडल में आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़कर बैलेंस हो जाता है। ये तीनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस करने लग जाते हैं, इसलिए ऐसे चेंजेस मिलते हैं। मैग्नीज के बाद देखिए फिर से बढ़ा, फिर कोबाल्ट, फिर धीरे धीरे देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉपर का फिर से मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो गया। क्योंकि कॉपर के केस में तो 3D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है ना, इसलिए। देन 4D सीरीज़ को देखिए तो जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर से टेक्नीशियम में गिर गया, टेक्नीशियम में फिर से कम हो गया।
फिर से बढ़ा रुदेनियम, उसके बाद रोडियम में देखिए कम हो गया, फिर पैलाडियम एंड देन सिल्वर काफ़ी कम है। मतलब सिल्वर एंड कॉपर में कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट आपको ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सिल्वर। यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इस बुक के लिमिट के बाहर है। जनरली हार्ड, ये सारे के सारे एलिमेंट हार्ड है ऐसा हम लोगों ने तो कहा ही है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, दीज आर ब्रिटल। और ये सारे के सारे मेटल्स है तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मत भूल जाना, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल्स है तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनमें से फ्लो होनी ही चाहिए, बराबर है। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। मैंने हेडिंग ऐसे दी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आप लोगों को बुक में सिर्फ ट्रांजिशन सीरीज ऐसा कुछ नाम मिलेगा या ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम मिलेगा, मैंने दिया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम स्टडी जो करनी है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही करके दिखानी है। एंड इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। गाइस, एटॉमिक रेडियस मतलब एटम का साइज या फिर आयोनिक रेडियस मतलब आयन का साइज। अगर हम लोग साइज की बात करते हैं तो जो साइज होता है ये पीरियड में, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में ट्रैवल करते हैं तो ये डिक्रीज होता है, एंड टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो ये इंक्रीज होता है, पीरियोडिक टेबल में ऐसा होता है, ठीक है। नाउ अगर लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो जैसा हम लोगों ने कहा कि साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, तो क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ऐसा मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग देखिए। जैसे फर्स्ट रो एलिमेंट्स में स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर के साथ है। अगर हम लोग जिंक की बात करते हैं तो जिंक 30 एटॉमिक नंबर के साथ है। यहाँ पर जिंक का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? यहाँ पर देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, मतलब इसके पास 21 प्रोटॉन एंड 21 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 21। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर 21 प्रोटॉन के कारण है, यहाँ पर किसके कारण मिलेगा? 30 प्रोटॉन्स के कारण। सो देयरफॉर यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। नाउ साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर हमें एक चीज़ पता चल गया कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है? कम होता है। देख लीजिए इस ग्राफ को, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में 3D 4D 5D तीनों के लिए ग्राफ मिलेगा, मैंने सिर्फ 3D के लिए अलग करके रख दिया। एटॉमिक रेडियस और ये पहले एलिमेंट्स, पहले सीरीज के एलिमेंट्स। स्कैंडियम का साइज काफ़ी बड़ा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होता जाएगा, हो रहा है। देख लीजिए साइज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये तो हमें इस टेबल से भी दिखता है, इन वैल्यूज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेंड है। देखिए स्कैंडियम का साइज 164, टिटेनियम 147, धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, यहाँ तक देखिए निकेल तक डिक्रीज हो रहा है। कोबाल्ट एंड निकेल इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, दिख रहा है हमें यहाँ पर। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, तो n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी बढ़ जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे शील्डिंग इफेक्ट का रोल भी यहाँ पर आते रहता है। तो शील्डिंग इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है ऐसे, एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा, देन पी का, देन डी का, और सबसे कम होता है एफ का। तो अभी हम लोग कहाँ पर है? डी सीरीज के अंदर है। सो देयरफॉर इस फिनोमिना के कारण जो साइज है यहाँ से देखिए मिडल तक बिल्कुल कम हो गया, रेगुलर ट्रेंड है। यहाँ से कम तो हुआ लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्टेंसी के साथ हुआ, थोड़ा कम हुआ। तो यहाँ पर ये रीज़न होता है। एंड देन निकेल में थोड़ा सा साइज का इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी निकेल के बाद कॉपर में, और कॉपर के बाद जिंक में ज़्यादा हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉपर के केस में एंड जिंक के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या? 3d10, ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा।
ऑर्बिटल जब पूरा भर जाएगा तो उसका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएगा। देखिए शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या, सपोज कि ये न्यूक्लियस है एंड ये है आपका 4s ऑर्बिटल, तो उसके पहले कौन भरना है आपको 3d। तो यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो अब आप खुद सोचिए कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने के कारण ये 3d शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4s एंड न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को कम करेंगे, मतलब उन्हें शील्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड देयरफॉर एंडिंग में जाने के बाद शेल थोड़ा सा फैल जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, इसलिए साइज क्या हो गया, बढ़ता है। ये ट्रेंड आपको मिलता है एटॉमिक रेडियस के लिए। अब आयोनिक रेडियस की अगर हम लोग बात करते हैं, आयोनिक रेडियस मतलब आयन का रेडियस। देखिए हमें ये पता है कि फर्स्ट रो एलिमेंट्स जो है ये +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, तो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब हम लोग सेम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो हम लोग सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब M2 पॉजिटिव, तो स्कैंडियम एंड टिटेनियम 2 पॉजिटिव का डाटा तो हमारे पास है नहीं। ये वैनाडियम 2 पॉजिटिव का साइज है 79 पिकोमीटर एंड यहाँ पर है जिंक 2 पॉजिटिव का साइज 75 पिकोमीटर। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ये पता चलता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज कम कम होता है। क्या कहा मैंने कि फॉर द एलिमेंट्स ऑफ 3d सीरीज हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए 79 सर 82 हाँ से देखिए क्रोमियम मैग्नीज कॉमन है, फिर धीरे 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 क्या हो गया, कम कम हो गया। यहाँ पर फिर से बढ़ गया, तो रीज़न यही कि 3d सीरीज 3d ऑर्बिटल कैसा है, भरा हुआ है, रिपल्शन होता है। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है तो ऐसे केस में जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उसका साइज छोटा होता है। लेकिन अगर हम लोग एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कहा जाता है कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ज बड़ा है, मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, एंड देयरफॉर यू विल ऑब्जर्व कि हायर न्यूक्लियर ऑक्सीडेशन स्टेट जब रहता है, हाई चार्ज जब रहता है तो साइज छोटा होता है। चेक कर लीजिए वैनाडियम को, देखिए +2 में साइज कितना है 79 पिकोमीटर, लेकिन +3 में कितना है 64 पिकोमीटर। मीन्स यू कैन से वैनाडियम 2+ हैव ग्रेटर साइज एज कम्पेयर टू वैनाडियम 3+। हाँ चार्ज बढ़ गया। और भी चेक कर लीजिए, मैग्नीज को चेक कर लीजिए, ये देखिए आयरन को भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए कोबाल्ट को भी चेक कर लीजिए, ऐसा हर जगह पे होता है। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है सेम एलिमेंट का तो ऐसे केस में जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्लियर है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई के अंदर का ये ट्रेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा, बराबर है। अगर आप लोग एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे, उसे निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन मतलब सेकेंड लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आप लोग कहते हो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड गाइस ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब एटम का साइज जितना छोटा रहेगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से लेके कॉपर तक हम लोगों ने देखा कि साइज कम कम होता है, माना कि ट्रेंड इरेगुलर है, हाँ, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, बढ़ती है। हम लोग ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो कंबाइंड ग्राफ है, कंबाइंड है, आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि ये पूरा ग्राफ बनाते आना ही चाहिए। इनफैक्ट वो टेबल दिख रहा है उसकी कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है, समझने की कोशिश करिए बस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में हमें ये ट्रेंड मिलता है
कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते रहती है। फिर कई बार ये कम भी होती है, तो उसके भी पीछे वही रीज़न है, शील्डिंग इफेक्ट वाला फिनोमिना। देखिए टिटेनियम स्कैंडियम की अगर होती तो कम होती, फिर टिटेनियम की ज़्यादा है। देन उसके बाद वैनाडियम कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, फिर से बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, फिर से कम हो गई, है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, हालांकि इंक्रीज रेगुलर नहीं है, बट ट्रेंड रूल क्या कहता है कि हाँ लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ठीक है, मान लेते हैं। नाउ एक और चीज़ की तरफ ध्यान रखिए गाइस कि अगर हम लोग अलग अलग आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो चार्ज आ जाएगा +1 का, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आप लोग न्यूट्रल एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे, बल्कि जिसके ऊपर +1 का चार्ज आया था उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ऐसे केस में कैटायन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना, क्योंकि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को एकदम टाइटली होल्ड करके रखेगा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा लगती है। इसीलिए हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये हमेशा हाई होती है एज कंपेयर टू लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देख लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज है। स्कैंडियम टिटेनियम बढ़ गई, देन कम हो गई, देन फिर से बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, फिर से कम हो गई, फिर से कम हो गई, ये ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने कहा था कि Re3 ये सबसे ज़्यादा है। स्कैंडियम के लिए चेक कर लीजिए है, टिटेनियम के लिए भी चेक कर लीजिए है। इनके लिए मैंने कंप्लीट ही नहीं किया टेबल, ज़रूरत ही नहीं है, याद नहीं रखना, बिल्कुल ज़्यादा ही मिलेगी, बराबर है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर मज़ेदार क्वेश्चन ये बनता है गाइस कि आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ 4D एंड 3D सीरीज। ऐसा अगर पूछ लिया तो, जबकि होना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखिए पहले 3D है, इसके नीचे 4D एलिमेंट्स है, इसके नीचे 5D एलिमेंट्स है ना। एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो इंक्रीज होनी चाहिए, एंड डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पर तो क्वेश्चन उल्टा ही है ना, क्वेश्चन एकदम उल्टा ही है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D एलिमेंट्स इज मोर एज कंपेयर टू 4D एंड एज कंपेयर टू 3D। ये तो ग्राफ में से भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बराबर है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है गाइस। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग 5D सीरीज तक पहुंचते हैं तो आपने देखा है कि यहाँ पर 14 एलिमेंट मिसिंग थे, बराबर है। इसका एटॉमिक नंबर और इसका यहाँ पर लैंथेनम और इसका हफनियम, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो थे इसमें 14 एलिमेंट मिसिंग थे, जिसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इट इज़ ऑब्जर्व कि यहाँ पर 4f ऑर्बिटल भरता है बीच में, 4f ऑर्बिटल, एंड 4f ऑर्बिटल जब भरता है तो उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, एंड 4f ऑर्बिटल भरने के कारण साइज़ भी कम कम होते जाता है। इतना कम होता है कि इनका साइज़ और इनका साइज़ ऑलमोस्ट सेम बन जाता है। इनका साइज़ और इनका साइज़ ऑलमोस्ट क्या बन जाता है? सिमिलर बन जाता है, जिसके कारण छोटा हो गया साइज़। होना तो चाहिए था बड़ा, नहीं हुआ, छोटा हो गया। तो इसके कारण इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये 4D एंड 3D के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो ये एक क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट वाली जो हेडिंग है, ये है मेटालिक कैरेक्टर। इनके मेटालिक कैरेक्टर, तो ये तो हम लोगों ने पहले ही बता के रख दिया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ऑल आर मेटल्स, बराबर है। मेटल्स है तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, हार्ड है, ब्रिटल है, देन इसके अलावा डक्टाइल है, मैलिएबल है, बराबर है। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह बता के रखा है ना।
लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न है इनके पैकिंग का तरीका। ये जब क्रिस्टलाइज होते हैं तो ये टिपिकल मेटल जिस तरीके से क्रिस्टलाइज होता है बिल्कुल उसी के तरीके से क्रिस्टलाइज होता है। ये HCP टाइप में क्लोज होते हैं, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इसे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये कैसी है? तो ये हम लोग सॉलिड स्टेट वाले लेसन में पढ़ेंगे। ये CCP टाइप में क्लोज हो सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये BCC टाइप में होते हैं, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इस तरीके से ये सॉलिडिफाई होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, और ये टिपिकल मेटल की प्रॉपर्टी है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के पूरे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे क्या है? टिपिकल मेटल्स है। गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अभी तक हम लोगों ने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी ट्रांजिशन एलिमेंट में, उन सब में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और भी आती जाएगी। कलर के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। क्या आपको मैग्नेटिज्म पता है? आपको ये पता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिपेल होते हैं, एंड कुछ कुछ तो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी उनमें मैग्नेटिज्म रहता है ना। ऐसे कंपाउंड्स जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, इसे आप लोग कहते हो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, उससे आप लोग कहते हो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब बढ़ा हुआ पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं, उससे आप लोग कहते हो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और उनके जो कंपाउंड्स हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नाउ इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है गाइस, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट होते रहता है, उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? फेरोमैग्नेटिक, है ना। उससे हम लोगों ने कहा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर हम लोग फर्स्ट रो एलिमेंट्स की बात करें तो ये 3 फेकोनी याद रख सकते हो, है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनमें बहुत सारे कंपाउंड्स फेरोमैग्नेटिक होते हैं। क्यों ऐसा? इन केस में होता क्या है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है और इसके ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, जिसके कारण मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है एंड इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। नाउ कंपाउंड्स के अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, ये हम लोग काउंट कैसे करते हैं? मैंने कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, हाँ, लेकिन ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय फॉर्मूला, स्पिन ओनली फॉर्मूला। इसे हम लोग कहते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। इन केस ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, वहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हम लोगों को कंसिडरेशन में रखना होता है। फर्स्ट रो एलिमेंट्स में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये काफ़ी कम होता है, जिसे हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, एंड हेंस सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूले से हम लोग इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय म्यू। इसे आप लोग इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हो या फिर सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 इंटू बी एम, वेयर बी एम का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन होता है, एंड n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। गाइस एक चीज़ याद रखिए, अगर कंपाउंड में या आयन में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो होता है डायमैग्नेटिक। क्या हो जाता है वो? डायमैग्नेटिक। कैसे होता है इसका एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। देखिए मैंने कुछ आयंस आपके सामने रखे एंड इनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलते हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस भी रखे। D0 से लेके D10 तक एंड इसके बाजू वाला जो कॉलम है ये मैंने खाली छोड़ के रखा है, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखिए तो ये तो 0 है, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। D5 तक पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे क्या? नहीं, यहाँ पर होंगे 4, यहाँ पर होंगे 3, यहाँ पर होंगे 2, यहाँ पर होगा 1 एंड यहाँ पर ऑब्वियसली 0। मतलब ये कि जैसा मैंने कहा कि मैग्नेटिक मूवमेंट ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड है, तो 0 से लेके 5 तक बढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, ऐसे याद रखोगे। 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग। देख लीजिए, 1 के लिए 1.73, 2 के लिए 2.84, 3 के लिए 3.87, 4 के लिए 4.92 है एंड 5 के लिए 5.92। अब यहाँ पर तो 4 ही है तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रहेगा? 4.90। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या रहेगा? 3.87। यहाँ पर 2 है तो ये क्या रहेगा? 2.84। यहाँ पर 1 है तो ये रहेगा 1.73। आपके बुक में एक और कॉलम मिलेगा, उसे रीड करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसे याद रख सकते हैं। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया आपने? म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, ये फॉर्मूला यूज़ किया और उसे मल्टीप्लाई किया बाय बोर मैग्नेटॉन। अब देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन भी है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दो, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जा सकता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये आयंस है, इनमें से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर दिखाइए। देखिए इस क्वेश्चन का कहना क्या है? कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 25। ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, बराबर है, और उसका क्या निकालना है आपको? डाइवैलेंट आयन चेक करना है एंड उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मतलब यहाँ पर Z इज इक्वल टू 25 है एंड देयरफॉर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो भी एलिमेंट है, हमें पता है ये कौन सा एलिमेंट है, लेकिन जो भी एलिमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा आर्गॉन 4s2 3d5 होगा, बराबर है। नाउ फॉर डाइवैलेंट आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? सोचिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो कर देते हैं, क्या होगा? तो आर्गॉन 3d5। सो यहाँ पर n की अगर बात करें तो n इज इक्वल टू कितना गाइस? 5 है। मीन्स म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 bm, बराबर है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5+2 इंटू bm एंड फाइनली आंसर टेबल में देख लीजिए 5.92 होगा, राइट। 5.2 bm इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया। तो आप लोग इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल कर रख दिए, इनका रख दीजिए एंड जिंक 2+ ये तो 0 आएगा, Cu+1 दिया हुआ है, सॉरी Cu+2 है। तो बस आपको मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालने के लिए कहता है तो आप क्या करेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढिए एंड उसके हिसाब से इस टेबल को लर्न कर लीजिए, आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, डायरेक्ट आंसर नहीं रखना, एक फॉर्मूला पहले पुट कर देना, बाद में फाइनल आंसर रखे तो चल जाता है। क्लियर है? तो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स।